सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके पास सीक्वल में कुल मिलाकर ये सारे कंस्ट्रेंट्स ये होते हैं, दिस वन। तो सबसे पहले हम इसमें दो कीज़ पढ़ेंगे, प्राइमरी की और यूनिक की। अब ये होती क्या है, कैसे कर रहे हैं पहचान, एक बार पहचान सीख लीजिए कैसे करना है आपको। मान लो ये मेरे पास शीट है, यहाँ मैंने एक टेबल बनाया स्टूडेंट नाम से। इसमें मेरे पास कुछ कॉलम्स आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी हो गई, स्टूडेंट की ईमेल आईडी हो गई, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, ठीक है, और स्टूडेंट का और क्या हो सकता है, एड्रेस हो गया और स्टूडेंट का कोर्स हो गया। ये मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। आप लोगों को सबसे पहले इस टेबल में ये पता करना होता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो जब हम देखेंगे तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं उसमें रिपीट वैल्यू नहीं होती। एक तो आईडी में रिपीट वैल्यू नहीं होंगी, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट अपनी ईमेल आईडी डालेगा तो उसमें भी रिपीट वैल्यू नहीं होंगी, ये भी समझ में आ रहा है। और फ़ोन नंबर में भी रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जहाँ रिपीट वैल्यू नहीं होती, अगर आप उसका आइडेंटिफाई कर पाए तो आपको पता चला 3 एट्रीब्यूट यहाँ निकल के आते हैं। इसका मतलब ये तीनों इस वक्त कहलाएंगे कैंडिडेट की। याद रखना ये शब्द, क्या कहलाएंगे ये तीनों भी? कैंडिडेट की कहलाते हैं। तो ये तीनों आपके बन गए कैंडिडेट की। तो यहाँ पर हम हिंट के रूप में ये सब लिख लेंगे। हमने यहाँ पे लिखा SID, S ईमेल, S फोन, ऑल दीज आर कैंडिडेट की। ये क्या है हमारे? कैंडिडेट की, कैंडिडेट कैंडिडेट। तो ये तीनों फिलहाल हमारे कैंडिडेट की बन चुके हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब लेकिन कैंडिडेट में से जैसे इलेक्शन में 4-5 कैंडिडेट खड़े हुए, जीतता तो एक ही है, जो जीतता है वही होता है प्राइम, है ना, वही बनता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अब भाई इन तीनों में से किसी एक को हमें प्रायोरिटी देनी होगी। और इसको पहचानने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करते, सिस्टम आपको देता है, वो प्राइम एट्रीब्यूट होता है। ये बात याद रखना हमेशा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोग प्रोवाइड नहीं करते, सिस्टम प्रोवाइड। अब देखो ईमेल आईडी तो बच्चा देगा, फ़ोन नंबर भी बच्चा ही देगा, स्टूडेंट ही देगा, ये भी एड्रेस भी वही लिखेगा फॉर्म में, ऑफ कोर्स भी वही लिखेगा फॉर्म में। कौन सी चीज़ है जो उसने नहीं लिखी? अब जब यहाँ आए आपने दी थी क्या आईडी तो आपको सिस्टम ने दी थी, तो बस यही है प्राइम एट्रीब्यूट। क्या प्राइम एट्रीब्यूट? हाँ, जो आप नहीं देते लेकिन कोई और आपको देता है, उसी से वो पहचान करता है आपकी, वही होता है प्राइम एट्रीब्यूट। आसानी से पता लगा सकते हो। समझ में आ गया? तो चलो प्राइम एट्रीब्यूट समझ, मतलब ये बनेगी प्राइमरी की। ये क्लियर हो गया पॉइंट। ये क्या बनी हमारी? प्राइमरी की बन गई, प्राइमरी की बनेगी। अच्छा, जो बाकी के जो कीज होती हैं, अब हम नहीं चाहते ना इसमें भी रिपीट वैल्यू जाए। अब बाकी की जो तो कीज बच गई हमारे पास, एक तो ईमेल बच गया और एक हमारे पास फोन बच गया, और हम नहीं चाहते इसके अंदर कोई रिपीट वैल्यू जाए, तो ये कीज कहलाती हैं ऑल्टरनेट कीज। जरूरत आने पर इनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है, क्योंकि रिपीट वैल्यू इनके पास में नहीं है। जरूरत आने पर, कभी नीड पड़ी तो बना सकते हैं। अब किसी टेबल में ऑल्टरनेट की बनती कैसी है, कैसे है, उस पर यूनिक लगा दो बस। अब आपके सामने प्रॉपर सिनेरियो है। आपके पास कोई टेबल आती है, सबसे पहले आप उन कीज का पता लगाइए जिनमें रिपीट वैल्यू नहीं जा रही है, वो कहलाएंगे आपके कैंडिडेट की। सिंपल। उसके बाद उस की का पता लगाइए जो इन्फॉर्मेशन आपने सिस्टम को नहीं दिया, सिस्टम आपको दे रहा है, वो हो गया प्राइम एट्रीब्यूट। बाकी जो बचे वो अल्टरनेट कीज यूनिक लगा दी। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस किया फिर तो आपके हाथ का खेल होगा। 1 मिनट में आप पता लगा के बता दोगे कौन सा डेटा कौन सा है। समझ में आ गया? चलो, ये तो बात हो गई इनकी। अब प्राइमरी की और यूनिक की में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए। देखो, जो प्राइमरी की होती है ना, और जो यूनिक की होती है, उनके बारे में एक एक लाइन में यहाँ लिखूंगा। देखो, पहले बताता हूँ दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है। सिमिलैरिटी, दोनों में सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों के दोनों डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड या वैल्यू। तो दोनों में से किसी के पास भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। ये हो गया दोनों में सिमिलैरिटी। बाकी तो सारी डिसिमिलैरिटी है, सारे के सारे डिफरेंस हैं। जैसे कि डिफरेंस नंबर 1, प्राइम जो होता है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता,
नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू, बट ये ले लेता है एक्सेप्ट नल वैल्यू, ये ले लेता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो टेबल पर एक बार अप्लाई होता है, ओनली वन टाइम अप्लाई। एक से ज़्यादा बार आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीपल टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम अप्लाई हो जाता है। अच्छा, एक आखिरी डिफरेंस, जब दूसरी टेबल से रिलेशन बनाने की बात आएगी, यानी उसको कनेक्ट करने की बात आएगी, तो प्राइमरी की अपना रोल प्ले करता है। यानी दूसरी टेबल से कनेक्ट होने में जो अहम रोल होता है वो किसका होता है? प्राइमरी की का होता है। अगर आपके पास टेबल में कोई एक की प्राइमरी की है, इसका मतलब ये है कि भविष्य में इसको दूसरी टेबल से कनेक्ट किया जा सकता है। अगर उस टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो यानी कि वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप विद अदर टेबल, ये पॉसिबल है उसमें, ठीक है। टेबल का ई लगाना भूल गया हूँ, आप अंडरस्टूड है ये चीज़, ठीक है, लगा लेना। बट इसके अंदर क्या है, उल्टा कर देंगे इसमें, वी कैन नॉट क्रिएट रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप बनाने में काम नहीं आती है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब मैं प्रैक्टिकली सिस्टम पे बस आपको लगा के दिखाऊंगा। दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट देके समझा भी दिया, तो इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग ही जाएगा। अब एक काम करता हूँ, ठीक है, नीचे गैप दे दिया मैंने, ये शीट में आपको भेजूंगा और आप इसको गो थ्रू कर लेना। चीज़ों को एक एक करके मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मेरे पास प्राइमरी की भी होगी, यूनिक की भी होगी, दोनों में डाटा डाल के भी आपको डिफरेंस समझाऊंगा कैसे होता है। फिर मैं उसी टेबल को बाद में किसी दूसरी टेबल से कनेक्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, करेक्ट। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल बनाया, द नेम ऑफ द टेबल इज़ अ कस्टमर टेबल। तो यहाँ हम बनाते हैं, सबसे पहले डाटाबेस यूज़ करेंगे, MyDB मैंने लिया डाटाबेस, और इस डाटाबेस में कौन कौन से टेबल हैं पहले हम चेक कर लेंगे। अब इस डाटाबेस के अंदर हम देखेंगे क्या कोई कस्टमर टेबल तो नहीं है, तो हमें कोई कस्टमर टेबल यहाँ पर नहीं मिली, ठीक है। हम अपनी नई टेबल बना सकते हैं, क्रिएट टेबल कस्टमर, बन गया। अब इस टेबल के अंदर हम अपने रिकॉर्ड एंटर करेंगे। तो मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में लिख सकते हैं। मैंने लिखा कस्टमर ID, चलो अगली लाइन में लिखते हैं। मैंने लिखा कस्टमर ID। कस्टमर ID हम चाहते हैं कि इसमें वैल्यू जाना चाहिए C1 C2 C3 इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका टाइप वैर ऐसे, ठीक है। और इसको मैं चाहूँगा कि कस्टमर ID को प्राइम एट्रीब्यूट बनाया जाए, तो यहाँ पर मैं प्राइमरी की लगा देता हूँ। पहला एट्रीब्यूट बन गया। दूसरा कॉलम हमने बनाया कस्टमर का नाम, तो कस्टमर का नाम हमने ले लिया वैर 33 के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमने तीसरा एट्रीब्यूट बनाया जैसे कि कस्टमर का ईमेल, मैंने लिख दिया यहाँ पर ईमेल। अब ईमेल भी हम नहीं चाहते रिपीट हो, ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी ये टेक्स्ट में ही जाएगी और ये रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर हमें रिपीटेशन को अवॉइड करना है तो हम लोगों को प्राइमरी की लगाना पड़ता है। एक बार ट्राई करके देखेंगे, हम इस पर भी प्राइमरी की लगा कर देखते हैं क्या सिस्टम एक्सेप्ट करता है। जैसा हमने पढ़ा था एज पर द लॉ ऑफ द कीज, प्राइमरी की कैन नॉट बी अप्लाई मल्टीपल टाइम। तो जैसे ही आप कोड को रन करेंगे तो एरर आना चाहिए, ठीक है, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। एक बार चला के ही देख लेते हैं, ये रन किया, एरर आ गया, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है प्राइमरी की यानी मल्टीपल टाइम डिफाइंड नहीं हो सकता। उसने एरर का कारण आपको बता दिया, इतना समझ में आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये बात जब जाहिर हो गई कि इसको प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता तो इसको यूनिक तो बनाया जा सकता है। सो वी कैन पुट अप एट हियर यूनिक। अब ये यूनिक की आपकी बन जाएगी, इतना समझ में आ गया। अभी मैं कोड को रन करूँगा और आपके सामने चला के देखूँगा। 3 ही एट्रीब्यूट होते हैं फिलहाल हमारे लिए। अभी मैं रन कर रहा हूँ इसको, डाटा हमारा रन हो गया, टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब टेबल का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है, टेबल का स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, किस किस पे की लगा हुआ है, इसको देखने के लिए आप लिखते हैं डिस्क्राइब और अपनी टेबल का नाम। तो जैसे आप रन करेंगे आपको दिखेगा कस्टमर टेबल, इसमें पता चल रहा है कि जो कस्टमर ID उस पर प्राइमरी की लगा हुआ है और ईमेल ID पे यूनिक की लगा हुआ है। एवरीथिंग इज फाइन। अब जैसा हमने बोला था रिकॉर्ड एंटर करते वक्त कि प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं जाती, एक बार पहले इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हम प्राइमरी की में नल वैल्यू एंटर करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं ये एंटर होता है या नहीं होता है। इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर की ID में जब मैं वैल्यू नहीं डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसमें नल एंटर हो जाएगा। ओके, होता है कि नहीं होता है, तो इस तरीके से हम उसका पता लगा सकते हैं। तो मैं कस्टमर का नाम और ईमेल ID को ही एंटर करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं जब
कस्टमर की आईडी में वैल्यू डालूंगा ही नहीं, तो सिस्टम क्या डालता है बाय डिफॉल्ट, नल एंटर करता है। तो जब सिस्टम उसमें नल एंटर करने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि कस्टमर आईडी पे प्राइमरी की लगा हुआ है, वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। देखो हमने यहाँ पर नाम डाला कस्टमर का राजेश, कस्टमर की ईमेल आईडी डाली rajesh@gmail.com लाइक दिस। अभी हम कोड को रन करते हैं, सो इट विल शो एरर। देखिए नीचे पढ़िएगा, एरर आ चुका है वहाँ पर वो बोल रहा है कि कस्टमर आईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, यानी वो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है नल वैल्यू, वो उसको लेने से मना कर रहे हैं यहाँ पर। इतना समझ में आ गया सबको? अब हम अगर इसमें कस्टमर की वैल्यू डाल दें यानी आईडी डाल दें तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लेगा। अब मैं यहाँ पर कस्टमर की आईडी C1 करके डाल दूँ, नाउ इट विल बी एक्सेप्टेड। मैंने रन किया, एक्सेप्टेड हो गया एक्सेप्टेड। तो ये बात प्रूफ हो जाती है कि प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं लेता। जिस एट्रीब्यूट को प्राइम एट्रीब्यूट बनाते हैं उसके अंदर वैल्यू डालना कंपलसरी होता है, ठीक है, याद रखिए बात। अब हम इसका रिकॉर्ड एक बार डाटाबेस में चेक भी करा देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो ये भी यहाँ पे चेक हो गया, ठीक है। अब जैसा हमने बोला था कि जो यूनिक की होती हैं वो ले लेती हैं, इसको चेक करने से पहले मैं इसी कमांड को दोबारा रन करूँगा ताकि आपको पता चले कि डुप्लीकेट वैल्यू एंटर होने से मना करेगा। अभी जब मैं इस कमांड को फिर से रन करूँगा तो कस्टमर आईडी डुप्लीकेट होगा, तो डुप्लीकेट वैल्यू लेने से ही मना कर देगा। देखिए रन किया, मना कर दिया। C1 नीचे देखिए आप, C1 डुप्लीकेट है, उसके लिए मना कर दिया उसने। प्राइमरी की लगा हुआ है, बता भी रहे जैसा आपको बताया गया था, जिस एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगा होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता। अब जब मैं इसी कमांड को दोबारा से रन करूँगा तो C1 दोबारा से जाएगा ना, इट विल बी डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट लेने से उसने मना कर दिया। आंसर आपको नीचे दे रहा है रीज़न। तो इसका मतलब मैं इसको अगर चेंज कर दूंगा तब चला जाना चाहिए, लेकिन अभी भी एरर आएगा क्योंकि ईमेल पर भी तो लगा हुआ है यूनिक की मतलब वो भी तो नहीं लेता डुप्लीकेट वैल्यू, अभी भी एरर दे देगा। फिर पकड़ लिया इसको, अब की बार मेल आईडी ने पकड़ लिया ना, डुप्लीकेट एंट्री इसकी भी नहीं हो सकती। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। अभी रन किया एंड नाउ इट विल बी एक्सेप्टेबल। तो यहाँ से ये बात भी प्रूव होती है कि दोनों डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेते हैं। अब नाम पे थोड़ी ना लगाएगी, कैसी बात कर रहा है, नाम पे लगाएगी कि नहीं लगाया ना। डुप्लीकेट वैल्यू सिर्फ किस पर नहीं जाती है, जिस पे कीज लगा होता है। कौन सा की लगा होता है, या तो प्राइमरी की है या अगर ये दोनों की मैं इस पे नहीं लगाता ना तो आईडी भी कितनी बार रिपीट कर ले, कौन रोकेगा, ठीक है। ऐसा मैंने कब पढ़ाया आपको कि जब हम किसी पे की नहीं लगाते तो वो रिपीट वैल्यू नहीं लेता। अगर ऐसा ही हो जाता तो हम की लगाते ही क्यों, अगर ऐसा अपने आप ही हो जाता हम की क्यों लगाते। किसी में डुप्लीकेट वैल्यू रोकने के लिए की लगाई जाती है, समझ गए बात। अच्छा, अब आपको यूनिक की में मैं नल वैल्यू एंटर करके दिखाऊंगा। मान लो मैं ईमेल आईडी में वैल्यू डालता ही नहीं हूँ, मैंने नहीं डाला यहाँ पे, तो इस बार मैंने इसको हटा दिया। अब ईमेल आईडी में मैंने वैल्यू नहीं डाला है, मेरे को ये प्राइमरी एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ेगा, ये मैंने चेंज कर दिया। अब मैं रिकॉर्ड को एंटर करता हूँ, जस्ट रन। आप देखिए वहाँ एंट्री चली गई, उसने ईमेल आईडी में नल वैल्यू को एंटर करने से मना नहीं किया और ये एंट्री जा चुकी है। जब हम वहाँ से कॉलम का नाम हटा देंगे ना तो हमको वैल्यू पास नहीं करना पड़ता, और जब हम उसमें वैल्यू पास नहीं करते हैं तो सिस्टम उसमें नल डाल देता है, एरर है। आप जितने पैरामीटर ऊपर लिखते हैं ना वो वैल्यू डालनी कंपलसरी है। मल्टीपल नल आ सकते हैं, एक ही आता है, मल्टीपल नल नहीं आएंगे, नल भी रिपीट हो गए ना फिर, तो नल वैल्यू रिपीट नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। जो जो हमने बातें वहाँ पर करी थी वो सारे हमने प्रूफ भी देख लिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगा, उसमें चेकआउट कर लीजिएगा। तो प्राइमरी की और यूनिक की का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है फॉरेन की का। कौन सा कॉन्सेप्ट है, फॉरेन की का। अब ये कॉन्सेप्ट हम कनेक्ट करते हैं। मैंने अभी कस्टमर टेबल बनाई है यहाँ पे फाइनल। अब मेरे को ये टेबल कनेक्ट करनी है ऑर्डर टेबल से। एक टेबल मैं बनाऊंगा ऑर्डर टेबल और उससे इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले उसका छोटा सा डेमोस्ट्रेशन यहाँ सिस्टम पे क्रिएट करेंगे ताकि आप चीज़ों को गहराई से समझ पाएँ। मैंने सबसे पहले एक टेबल बनाया है यहाँ पर, दैट इज़ कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में हमने एट्रीब्यूट बनाए थे कस्टमर की आईडी, उसकी ईमेल आईडी और क्या था, नाम, कस्टमर का नाम। तो मैंने यहाँ पे लिखा था एक C1, रिकॉर्ड में वैसे ही उतार लेता हूँ ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गए रिकॉर्ड। अब ये हो गया नेम वाला फील्ड, कॉलम के नाम भी सेम ही लिखेंगे तो उसमें भी गड़बड़ नहीं करना, CID CNAME ईमेल। तो
यहाँ पर आ गया सी नेम, यहाँ पर आ गया ईमेल, करेक्ट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर ली, और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या पहुँचा, नल। अभी थोड़ी देर पहले देखा था क्या पहुँचा, यहाँ पे नल पहुँचा, दैट इज ओके। अब मान लीजिए किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया, किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो मेरे को चाहिए एक ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल की अपनी कुछ फील्ड होंगी, जैसे इसकी पहली फील्ड है ऑर्डर आईडी, फिर उसके बाद है ऑर्डर डेट, किस कस्टमर ने ऑर्डर लगाया उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने ले लिया सीआईडी। भाई किस कस्टमर ने ऑर्डर लगाया कैसे पता चलेगा, उसकी सीआईडी से, कस्टमर की आईडी से, भाई ये ऑर्डर उस फलाना कस्टमर ने लगाया है, तो ये सीआईडी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। जब ये सीआईडी यहाँ पर कनेक्ट होगी तो क्या बनेगी, फॉरेन की, इसी को बोलते हैं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मुझे देखो ये कस्टमर है, ये ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट, लेकिन ये ऑर्डर टेबल कस्टमर से कनेक्ट कब होगी, जब हम इसकी कस्टमर आईडी को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि फलाना ऑर्डर किस कस्टमर ने लगाया है। भाई ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, उसमें कस्टमर का जब जिक्र ही नहीं है, पता कैसे चलेगा आपको। तो कस्टमर टेबल को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए एक मूलभूत हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो कस्टमर आईडी है, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, प्राइमरी की लगा हुआ है। आप ये नहीं कि कस्टमर का नाम यहाँ लिख के कनेक्ट कर लोगे, नहीं होगा। आप ये नहीं कि ईमेल आईडी को यहाँ लिख के कनेक्ट कर लोगे, नहीं होगा। ईमेल आईडी पे यूनिक की लगा हुआ है, वो कनेक्ट ही नहीं होती। अगर आपको कभी भी कस्टमर आईडी यहाँ कनेक्ट करनी पड़ रही है तो आप कस्टमर आईडी में वही एट्रीब्यूट ढूंढेंगे जिसपे प्राइमरी की लगा हुआ है, ये याद रखना बात, ठीक है। तो इसमें कहाँ लगा हुआ था प्राइमरी की, सीआईडी पे, तो सीआईडी ही यहाँ कनेक्ट होगी। और जब ये वाली की यहाँ पर आएगी ना, तो इसको प्राइमरी की नहीं बोलते हैं, इसको फॉरेन की बोलते हैं। उस केस में ये फॉरेन की कहलाता है। अभी चीजें समझ में आ गई, प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। जब भी कभी कोई टेबल एज अ कंपेयर अनदर टेबल से कनेक्ट होने जाती है तो उसकी प्राइमरी की दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की काम करती है। समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट और क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं, डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है, ये टेबल इसके साथ टाइटली कपल्ड हो जाती है, एकदम टाइटली। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स अगर मैं यहाँ किसी ऑर्डर को लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने ऑर्डर लगाया ऑर्डर 1, इसकी डेट मैंने लगा दी, ये ऑर्डर 3 दिन पहले हुआ, मैंने ऑर्डर डेट लगा दी। अब किस कस्टमर ने ऑर्डर लगाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया C4, ये जाएगा ही नहीं। ये बताओ क्या हमारे डाटाबेस में किसी C4 नाम के कस्टमर की एंट्री है, ये जाएगा ही नहीं। आप कभी भी जोमेटो पे ऑर्डर लगा के देखो बिना आईडी के, लगेगा ही नहीं, लगा लो। जोमेटो से कभी कोई ऑर्डर लगा तो ऑर्डर क्रिएट होगा ना वहाँ पे, तो उनको पता कैसे चलेगा किस कस्टमर ने लगाया है, आएगा कैसे आपके घर। तो पहले तो आप लॉग इन करते हो, और लॉग इन करके तब लगता है। अमेजोन पे कोई ऑर्डर करके देखो आप ऑनलाइन, पहले कस्टमर बनो उनके और तब चलेगा। कोई फ़ोन चला कर देखो, बिना आईडी डाले गूगल आपको परमिशन नहीं देगा जाने की, पहले आईडी डालो। नहीं, हर जगह तो ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है लाइफ में, हर जगह चल रहा है प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट, समझे। आपने जीमेल आईडी तो वहाँ बनाई है ना जीमेल पे, वो उसकी प्राइमरी की, लेकिन जब उसके डोमेन में आप चले गए तो आपकी जीमेल आईडी वहाँ कनेक्ट हो गई, क्या बन गई, फॉरेन की। तो इंटरनली ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हर जगह, ऐसा समझ में। अब आपकी कोई भी जानकारी निकालनी होती है, आपका नाम एड्रेस, वो आपकी जीमेल आईडी से पकड़ लेते हैं। आपका नाम तुरंत उठा लेगा, आपने जीमेल आईडी से लॉगिन करा था ना, उसको पता है आपका नाम क्या है। आपका बर्थडे भी उठा लिया होगा उसने, कभी देखना जोमेटो में आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली थी कभी, लेकिन कभी आपका बर्थडे आएगा तो वो भी विश करेगा हैप्पी बर्थडे। उसको कैसे पता, आपकी जीमेल आईडी से ना, जीमेल आईडी फॉरेन की है, प्राइमरी की टेबल से सब उठा लेगा, होता है कि नहीं होता। चलो अच्छा, यहाँ देखिए मैंने C4 की एंट्री करी, जाएगी ही नहीं, C4 नाम का कस्टमर ही नहीं है, यही बोल रहा हूँ मैं आपसे। जब तक कोई डेटा वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता एंटर नहीं हो सकता। आप कोई ऐसी जीमेल आईडी डाल के लॉगिन करो जो जीमेल आईडी है ही नहीं, उसको कनेक्ट करने के लिए वेरिफिकेशन मांग लेगा तुरंत। अब उसको क्या पता आप सही चल रहे हो गलत, वेरीफाई करो। वो वेरीफाई करने के लिए आपको कहेगा मैंने आपको एक OTP भेजा जीमेल आईडी पे, ढूंढ के लाओ। अब तुमको तो है ही नहीं तो कहाँ से लाओगे, आ रहा समझ में। तो ये रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा, मतलब नो एंट्री है इसके लिए, नॉट एंट्री, ये मतलब ये जा नहीं सकता। समझ में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डाटा इंटीग्रिटी। क्या कहलाता है कॉन्सेप्ट, डाटा इंटीग्रिटी। इसी कॉन्सेप्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये यहाँ पर पेरेंट टेबल है और ये यहाँ पे चाइल्ड टेबल है। दुनिया में पहले पेरेंट आता है कि चाइल्ड आता है, हाँ, तो पहले ये डाटा कहीं आया होगा तभी तो यहाँ जाएगा।
यानी C4 यहाँ पर आने से पहले यहाँ चाहिए मुझे। अगर यहाँ पर C4 की एंट्री है तब ओके है ये। तो ये रिलेशनशिप क्या बन गया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बन गया। एक और नाम से जाना जाता है, मैं नाम लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए अपने नोट्स बना लीजिएगा। एक और रिलेशनशिप जाना जाता है इसको बोलते हैं हायरार्की की रिलेशनशिप। हायरार्की की बोलिए, तुम भी बोलते हो हायरार्की की क्या बोलते हैं, हायरार्की की। तो हायरार्की की जो ये बनती है ये बताती है ट्री रिलेशनशिप, यानी पहले पेरेंट होता है फिर चाइल्ड होता है, लाइक दिस। तो ये भी दर्शाती है कि एक ही पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स ये कस्टमर आईडी जरूरी नहीं है यहीं कनेक्ट है, ये किसी और टेबल में भी कनेक्ट हो सकती है। जैसे आपकी जीमेल आईडी केवल एक जगह कनेक्ट नहीं है, जोमेटो पे ऑर्डर नहीं लगा तो स्विगी, यस और नो, करते हो कि नहीं करते हो? आपने ऑनलाइन डाटा ढूंढा अमेजॉन, प्रोडक्ट नहीं मिला तो फ्लिपकार्ट, आपकी मेल आईडी वहां भी कनेक्ट, वहां भी कनेक्ट। तो व्हाट डज इट मीन्स, पेरेंट एंड देन मल्टीपल चाइल्ड्स। सो यही स्ट्रक्चर होता है। आपका जब इंटरव्यू होता है ना, ये तो टेक्निकली तो बहुत दूर है, पहले तो इसी में फंसा देंगे आपको। मैंने पहले दिन से प्रॉमिस करा है कि इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन आपके यहीं चलेंगे, वीडियो में नोट्स बनाते रहना। हायरार्की रिलेशनशिप में आ गया। क्या इसकी अपनी कोई प्राइमरी की हो सकती है? अगेन रिपीट करूं, ये जो ऑर्डर टेबल है इसकी अपनी कोई प्राइमरी की हो सकती है? जैसे ऑर्डर 100% होगा। किसी भी टेबल को जब आप बनाते हो उस टेबल में प्राइमरी की का होना बहुत आवश्यक है। अगर उस टेबल में प्राइमरी की है ही नहीं तो उस टेबल को कभी भी रिलेशन नहीं कहते। आपके कोर्स का नाम क्या पढ़ रहे हैं? आरडीबीएमएस। आर का मतलब क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन को क्या कहते हैं, टेबल। एक नॉर्मल टेबल नहीं, ऐसी टेबल। रिलेशन का मतलब एक ऐसी टेबल जिसके अंदर आपके प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पहले से बता दिए गए हैं, यानी उस टेबल में प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? यानी कि इसके ऊपर प्राइमरी की लगा हुआ है, इसके ऊपर प्राइमरी की लगा हुआ है, तभी तो पता चलता है कौन सा ऑर्डर गड़बड़ है। आप जैसे ही आप बोलते हो मैंने कराया ऑर्डर, अच्छा, वो आपसे पूछते नहीं है, फिर ऑर्डर आईडी उनको समझ में आ गया, अच्छा ये ऑर्डर कराया आपने, पकड़ लेते हैं उस ऑर्डर को। ठीक है, तो ये था सिस्टम यहाँ पर। अब इसको प्रैक्टिकली मैं बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर टेबल बना के दिखाऊंगा और ये रिकॉर्ड इंसर्ट करके भी दिखाऊंगा। करें स्टार्ट? चलो, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कॉलम के नाम, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड देन कस्टमर आईडी। टेबल बनाने की शुरुआत होगी यहीं से। हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखा तो ऑर्डर एक कीवर्ड होता है, ऑर्डर बाय लगाते हैं ना, कीवर्ड होता है, तो कीवर्ड के नाम से कभी टेबल नहीं बनता है। तो अब मुझे इसका नाम बदलना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ ऑर्डर डिटेल। समझ में आ गया बात? क्या नाम लिख दिया हमने, ऑर्डर डिटेल्स। स्टार्ट किया, क्लोज किया, यहाँ पर एंट्री ली। सबसे पहले कस्टमर आईडी, चलो ऑर्डर आईडी देते हैं। ऑर्डर आईडी, इसका डाटा टाइप रखा इंटीजर, इस पे लगा दिया हमने प्राइमरी की, ये ऑर्डर टेबल के लिए प्राइमरी की बना। उसके बाद हमने लगाया ऑर्डर डेट, इसके लिए डाटा टाइप चलेगा डेट। उसके बाद बनाया कस्टमर आईडी। अब सवाल खड़ा होता है कि इसका डाटा टाइप क्या रखें। इसका डाटा टाइप आपको वही रखना होगा जो इसका प्राइम एट्रीब्यूट में था, यानी कस्टमर टेबल में आप जाइए और यहाँ आपने डाटा टाइप क्या रखा था, वैकेर 33, तो आपको वही रखना पड़ेगा, वैकेर 33। इतना बन गया। अब इसमें फॉरेन की कैसे अटैच करते हैं, तो पॉइंट इज दैट कि फॉरेन की ऐसे कभी फॉरेन की नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगती फॉरेन की, चलेगा ही नहीं कभी भी। तो फॉरेन की लगता कैसे है, तो फॉरेन की लगाने का कॉन्सेप्ट होता है आप अलग से लगाइए। फॉरेन की किस पे लगाना है, कस्टमर आईडी पे। जब फॉरेन की लगाते हैं तो ये कनेक्ट भी करना होता है एज अ रेफरेंस कि किस टेबल से ये कनेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर एज अ रेफरेंस उस चीज़ को बताते हैं। किस टेबल से कनेक्ट हो रहा है, कस्टमर टेबल से। कौन सी फील्ड है, कस्टमर आईडी। सो नाउ इट हैज़ बीन कनेक्टेड। समझ गया? तो आपकी ये जो फील्ड है ये वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, कोड रन करोगे बन गया। वहाँ पर एक एरर दे दिया भाई इसने, पढ़ते हैं क्या, टेबल ऑर्डर। अच्छा, ये टेबल पहले से बनी हुई है तो मुझे थोड़ा और नाम बदलना पड़ेगा, तो ऑर्डर्स दे देता हूँ, ऑर्डर्स। ठीक है, दूसरा नाम दे दिया हमने ऑर्डर्स। कोड को रन किया, अभी बोल रहे हैं ऑर्डर्स भी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ऑर्डर्स 2 दे दिया है, क्या दूँ, ऑर्डर, माई ऑर्डर, ऑर्डर चलो ये दे देते हैं ऑर्डर। ये रन किया, अभी बन गया, देखो बन गया ना, अभी आपका डाटा जा चुका है। अब इसके अंदर जो फॉरेन की होती है उसको दर्शाया जाता है MUL करके।
देखना जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूंगा तो वहाँ पे प्राइमरी की भी आपको दिखेगी, फॉरेन की भी दिखेगी। डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, तो इसको भी डिस्क्राइब करके एक बार देख लेते हैं। दैट इज ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, और जो कस्टमर आईडी है वो क्या है, फॉरेन की। फॉरेन की भी मल्टीपल लिखा होता है, क्या लिखा होता है, क्योंकि फॉरेन की मल्टीपल टेबल में अप्लाई हो जाती है, मल्टीपल टाइम अप्लाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आता। अभी बताया था ना, एक ही जीमेल आईडी बहुत जगह अप्लाई होती है, एक ही जीमेल आईडी बहुत जगह अप्लाई होती है, मल्टीपल टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। एक ही जीमेल आईडी से 10-10 अकाउंट बना लो आप, समझ में आ रहा है, अलग अलग सिस्टम में आप चले जाइए। सो लाइक दैट, तो इट विल बी अ मल्टीपल। तो ये हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब रही बात एंट्री की, तो मैं आपको एंट्री एक बार बता देता हूँ। मेरे पास ये है कस्टमर टेबल, ठीक है भाई। इस टेबल में जो आईडी है उसी के बेस पर मैं ऑर्डर टेबल में रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूँ। तो ऑर्डर टेबल में रिकॉर्ड एंटर करने चलो चलते हैं। इंसर्ट इनटू ऑर्डर। अब रिकॉर्ड में डालूंगा एक तो ऑर्डर आईडी में, एक हम डालेंगे ऑर्डर डेट में, और एक हम डालेंगे कस्टमर की आईडी। ठीक है भाई। अच्छा, ऑर्डर आईडी में मैंने डाल दिया 1। ऑर्डर डेट, डेट डालने का मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया था, याद है किसी को, कैसे डलता है, ईयर आता है। तो मान लीजिए मैंने 2025 को ऑर्डर लगाया, 17 सितंबर को 2025 लिखा। हमने सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स क्यों करा, ऑर्डर क्यों नहीं करा, क्योंकि वो तो अलग टेबल है ना, हमने कनेक्ट करी है पर टेबल तो अलग ही है। ठीक है, मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इसलिए करा ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन कौन सी कस्टमर आईडी मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि मुझे एंट्री करनी है ऑर्डर टेबल में। ऑर्डर टेबल में मैं वही एंट्री कर सकता हूँ जो कस्टमर मेरे पास होंगे। अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कस्टमर कौन से, तो एंट्री नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर डाला अगला फील्ड। अगला फील्ड होता है आपका मंथ होता है, उसके बाद तारीख होती है, 17 तारीख हमने डाल दिया, दैट्स फिनिश। उसके बाद कस्टमर की आईडी, मैं आपकी पहचान के लिए पहले कस्टमर आईडी गलत डालूंगा, तो C4 जैसा हमने बात किया था, रिकॉर्ड एंटर ही नहीं होगा आपका। C4 नाम की कोई आईडी है क्या हमारे पास, नहीं, एंटर नहीं होगा। रिकॉर्ड एंटर किया, एरर आ गया, कैन नॉट ऐड ऑर्डर फॉरेन की, कोई एरर दे रहा है ना, फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंस देखो पकड़ लिया उसने। अभी हम इसमें एंट्री कर देते हैं C3 की, तुरंत ले लेगा, ये ले लिया। टेक्निकली अगर आप सही होंगे तो एरर नहीं आते हैं। अभी आप चेक कर लो ऑर्डर टेबल को, अब करूँगा ना ऑर्डर टेबल को चेक मैं, नाउ रन, और ये आ गया एंटर। सो दैट कॉन्सेप्ट हैज बीन फिनिश्ड। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी कीज़ के कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिए हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट कीज़, जो भी होता है, यूनिक की वगैरह, ये सब कंप्लीट होते हैं। किसी को डाउट है? यस, हो जाती है। और बताओ, मैं पूछूँ तो नहीं बता पाओगे, मेरे को बताना पड़ेगा। डाउट नहीं, मेरे को ही बताना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया। ट्राई करने के लिए कह सकते हो तो पूछूं, बताओ। तो आज हम अपना अगला कॉन्सेप्ट करने हैं जिसमें हम फॉरेन की को हटाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, हाउ टू रिमूव द फॉरेन की फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। ओके, तो इस टेबल पे फॉरेन की लगा हुआ है, इस बात का क्या सबूत है? इस बात का सबूत है कि मैं इसमें कोई गलत एंट्री करूंगा तो वो लेता नहीं है, यही तो इस बात का सबूत, यही है इस बात का। लेकिन कई बंदे कहते हैं कि सबूत तो यहाँ से भी देखा जा सकता है, अगर हम उसको डिस्क्राइब करके देखें तो वहाँ पे मल लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर मल लिखा हुआ आ रहा है तो फॉरेन की लगा हुआ है। लेकिन ये परमानेंट सबूत नहीं होता, मैं आपको ये भी बता दूंगा, ये परमानेंट सबूत नहीं होता। अगर कोई बंदा इसके ऊपर से एक बार प्राइमरी की जब लग जाती है ना, फॉरेन की लग जाती है, तो ये हटती नहीं है यहाँ से कभी भी, सिस्टम से हट जाती है, यहाँ से नहीं हटती कभी भी। तो यहाँ तो दिखता ही रहेगा हमेशा, यहाँ से नहीं हटती है, कभी आप हटा दो और यहाँ दिखती रहेगी। आपको इस चीज़ का प्रमाण मिलेगा यहाँ से। इस कमांड को रन करो, ये रन नहीं होगी अगर फॉरेन की लगा हुआ है तो। देखो रन हुई, कोई मना कर दिया, ये रन नहीं होगी। अभी तो ये मना करा है इसने आईडी के चक्कर में, आईडी को बदल देते हैं। अभी तो आईडी के चक्कर में मना किया था, अभी देखते हैं, अभी रन नहीं हुआ। देखो कैन नॉट अपडेट आर, क्योंकि चाइल्ड फॉरेन की का रिलेशनशिप कनेक्ट हो गया, कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं हुई। लेकिन आप जब फॉरेन की हटा दोगे वो उसके बावजूद भी यहाँ पे दिखता रहेगा, लेकिन उसको वेरीफाई आप इसको रन करके कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉरेन की हटाने के लिए मैं इसकी जो कमांड होती है ना फॉरेन की हटाने के लिए, मेरे को सिस्टम में जाना पड़ेगा इसके, और सिस्टम में जाने के बाद इस की का नाम पता करके लाना पड़ेगा कि इस की का नाम क्या है। एक बार अगर आप इस की के नाम को पकड़ने में कामयाब हो गए तो इसको हटाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अब मैं देखो इसकी की का नाम उठाने की कोशिश करता हूँ, सिलेक्ट स्टार, ये जो कमांड में लिख रहा हूँ ये क्या काम करेगी, ये मेरे को देगी गेट नेम ऑफ माई फॉरेन की। ठीक है,
इन आवर डेटाबेस। तो कैसे उठाना है इसका नाम? मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम की यूजेस। यूजेस होता है कि यूज होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। की कॉलम यूजेस या कॉलम यूजेस में से एक कमांड होती है की कॉलम यूजेस। उसका यार नाम भूल गया, स्कीमा इसका नाम ढूंढ लो एक बार स्पेलिंग करके। स्पेलिंग गड़बड़ है, आप नेट पे डाल लो, आप अपनी तरफ से करो कोशिश, यही नाम उठ के आएगा। स्पेलिंग बता दो इसके नाम की, उठाओ एक बार नेट से। देखो हमने क्या करा, हम सिस्टम के अंदर चले गए हैं, ये मेरे को सारी जानकारी दे रहा है, जो टेबल डाटाबेस बने हुए ना सारी जानकारी हम सिस्टम के अंदर है इस वक्त, ठीक है, सिस्टम के टेबल में। यहाँ से एक तो मेरे को उसके बारे में जानकारी चाहिए जो मेरे डाटाबेस का नाम, मेरे डाटाबेस का नाम क्या है जिसमें हम काम कर रहे हैं, MyDB। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर टेबल स्कीमा, जो डाटाबेस होता है उसको इसमें टेबल स्कीमा बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना फिर भी गड़बड़ होता है। टेबल स्कीमा इज इक्वल टू MyDB। अभी मेरे को MyDB की जानकारी देगा, केवल किसकी देगा, MyDB डाटाबेस की जानकारी देगा, वो मेरे को मिल जाएगी यहाँ पर। फिर से गड़बड़, स्कीमा की गड़बड़। देखो आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास MyDB का स्कीमा आ गया, पूरा का पूरा आ गया MyDB का। अब मेरे को इसमें क्या चाहिए, एक तो मेरे को टेबल यानी डाटाबेस का नाम चाहिए, उसको बोलते हैं टेबल स्कीमा। तो ये मेरे को डाटाबेस का नाम दे देगा, आ गया डाटाबेस का नाम ये है। अच्छा एक मेरे को इसके अंदर चाहिए टेबल का नाम, कौन कौन सी टेबल है, तो टेबल का नाम आ जाएगा मेरे पास। टेबल का नाम, मेरे काम की जो टेबल है वो कौन सी थी, ऑर्डर टेबल थी, तो ऑर्डर टेबल इसमें होगी कहीं ना कहीं, ये दिख रही है ऑर्डर टेबल, ये रही ऑर्डर टेबल मेरे पास, ठीक है। अच्छा एक मेरे को इसमें चाहिए कॉलम का नाम, इससे हमें पता लगेगा किस कॉलम पे वो लगा हुआ है, तो कॉलम नेम ऐसे ले लिया, तो कॉलम के नाम भी आगे सबके आ गए। तो ऑर्डर टेबल की जिस पे की लग रहा होगा उसके नाम आ जाएंगे। देखो ऑर्डर टेबल की ऑर्डर आईडी आ गई, ऑर्डर टेबल की देखो ऑर्डर आईडी और CID दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए दोनों। आपने जो ऑर्डर टेबल बनाई थी उस पे इन दोनों पे ही तो कीज लग रही थी, तो हम कीज को पकड़ पा रहे हैं, हम की के नाम भी पकड़ लेंगे। की का नाम निकालने के लिए मैं लिख दूंगा कॉन्स्टेंट नेम, कॉन्स्टेंट नेम। तो मेरे को की के नाम, देखो की का नाम पता लग जाएगा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ऑर्डर्ड नाम कहाँ है, ऑर्डर ये रहा, ये ऑर्डर आईडी और ये CID जो ऑर्डर टेबल में था उस पे फॉरेन की ये लगा हुआ है, मिल गया ना नाम। इसका कह रहा था, इतनी गहराई तक जाता कौन है, ना तो आपके बोर्ड्स में लिख रहा है, कोई पढ़ाता भी नहीं, कोई मेहनत भी नहीं करता है, दैट्स व्हाई। अब ये हमने क्या मिला, यहाँ पे मिल गया की का नाम। अब ये की का नाम मैं यहाँ पे अपना लिख लूंगा कहीं पे। अब देखो कैसे उड़ाते हैं इसकी को, यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था, ऑर्डर्ड, ड्रॉप फॉरेन की एंड नाम चिपका दो, खत्म गई। इतनी सी चीजें ये होगी नहीं किसी से, तुम ट्राई कर लो। अब देखो अब ये खत्म है टेबल। अब मैं आपके सामने C4 की एंट्री करूं, हो गई, लेकिन आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं, दिखेगा हर चीज के साथ, आपके साथ बैठा हूं, कोई आपको गोली नहीं दूंगा मैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर आपको देखना ही है, वेरीफाई ही करना है कि वास्तव में प्राइमरी की हटी की नहीं हटी है, इस कमांड को रन करो। इस कमांड को जब रन करोगे तो ऑर्डर टेबल पे जाओ, ऑर्डर टेबल आपको सिर्फ यहां दिखेगा, ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी पे लग रहा है बस, इसमें और किसी एट्रीब्यूट पे कोई की नहीं लगा हुआ। सारा कुछ समझ में? अगर ऑर्डर टेबल को ही टारगेट करना है तो वेयर कंडीशन में एक चीज और लगा दो एंड करके, टेबल का नाम ऑर्डर तो उसको ही टारगेट करेगा। लिख ही लेते हैं चलो, एंड टेबल नेम इज इक्वल टू ऑर्डर। अब ऑर्डर टेबल पकड़ा ना इसने, अब तो नहीं लग रहा ना फॉरेन की, ठीक है। अब मैं इस पे फॉरेन की लगाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, C4 वाली एंट्री को पहले हटाओ, और लगेगा नहीं ना तो फॉरेन की, C4 की एंट्री जा चुकी है ना उसमें, देखो इसमें C4 की एंट्री जा चुकी है। अब इस पे मैं फॉरेन की लगाऊंगा दिक्कत देगा, क्योंकि C4 की एंट्री या तो अपना कस्टमर टेबल में डालो आप, या इसको हटाओ। तो इसको हटाने का काम कर लेते हैं, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्ड वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू
C4 हट गया, इट्स रिमूव। अब मैं इस पे चाहूं तो दोबारा से फॉरेन की लगा सकता हूं। अब फॉरेन की ऐड भी करते हैं, कैसे करते हैं देखो, ऐड फॉरेन की। इसका तरीका होता है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड फॉरेन की। किस पे लगाना है, कस्टमर आईडी पे। रेफरेंस बताइए, रेफरेंस कहां से आ रहा था, कस्टमर टेबल की CID से, रेफरेंसेस। अभी रन करते, लग गया। सर लेकिन ऑल्टर कमांड तो कॉलम ऐड करने के लिए होती है ना। अब नया ऐड कर लेना, की भी ऐड करता है, ये हो जाता है। होता है, पहले भी बताया होगा, लेकिन जब कीज नहीं पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने क्रिएट आपको सिखाया, तो इसका मतलब आप ये सीख के जा रहे हैं यहाँ से, क्रिएट से सिर्फ डाटाबेस और टेबल बनता है ना बेटा, ना, बहुत कुछ बनता है। तो जितना पढ़ा है उतने में संतुष्ट, लेकिन उसको कंफर्म मत समझा करो फुल स्टॉप लगा के। क्रिएट टेबल का यूज होता है किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, तो क्रिएट टेबल से केवल डाटाबेस और ये बनता है, पॉसिबल नहीं। क्रिएट टेबल से स्टोर प्रोसीजर बनते हैं, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर बनते हैं। ब्लॉक सुने नाम, कभी सुना है ब्लॉक का नाम, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है ब्लॉक। सिस्टम के अंदर कोई भी क्वेरी रन करते हैं तो एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक दो तरह के होते हैं, एनोनिमस ब्लॉक होता है और एक स्टोर्ड ब्लॉक होता है। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड T-SQL, क्या हो गई, SQL जस्ट नॉर्मल कमांड्स इन विच वी डजंट हैव एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट T-SQL का एक्सटेंशन होता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल्स, इफ एल्स लगाना, व्हाइल चलाना, फॉर लूप चलाना, हाँ, और ट्राई कैच ब्लॉक बनाना, एक्सेप्शन को हैंडल करना, लाइक दिस। उसी के अंदर फिर अगला पार्ट आता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग दो तरह की होती है, एनोनिमस ब्लॉक होता है, स्टोर ब्लॉक होता है। एनोनिमस ब्लॉक उसको बोलते हैं जिसमें कोई कोड आप लिखते हैं, सुनिएगा बात ध्यान से, जिसमें कोई कोड आप लिखते हैं लेकिन वो कोड एक बार रन होता है और सिस्टम में सेव नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस ब्लॉक। एक होता है स्टोर ब्लॉक। स्टोर ब्लॉक में क्या होता है कि आपने कोई कोड लिखा, उसको कभी भी रन कर सकते हो और वो डाटाबेस में सेव भी होता है। पॉइंट टू पॉइंट बताना, देखो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप गूगल कर लेना, चैट GPT कर लेना, एक एक बात आपको मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। लेकिन आपके कोर्स में इतना ऊपर तक नहीं है, ठीक है। तो ये सब मत समझा करो कि ऑल्टर से यही होता है, बहुत कुछ होता है। अभी हम जितना पढ़ रहे हैं उतने में संतुष्ट हैं, यही होता है, कंफर्म मत समझिए कि यही होता है, ओके। अच्छा, अभी कीज पता लग गया ना फॉरेन की। आप लोग कभी पढ़ोगे तो आपको सिर्फ बताया जाता है कि प्राइमरी की कैसे हटता और लगता है, फॉरेन की कभी नहीं बताया, ठीक है। अच्छा चलिए, अब प्राइमरी की को भी देख लें, हटाना लगाना। अब इतना कर दिया मेहनत, तो इसको भी देख लेते हैं। तो मैं एक नॉर्मल टेबल बनाऊंगा, उस पर प्राइमरी की लगा के हटा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डेमो, अगर होगा तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें ले लिया मैंने एक डेमो ID इंटीजर, प्राइमरी की, डेमो नेम, वेरकेर, और इसको रन करते हैं। तो इसने बोला बन गया टेबल, ठीक है। अब मैं आपको इसको डिस्क्राइब भी करके दिखा देता हूँ, डेमो। तो इसमें आप देखेंगे प्राइमरी की लगा हुआ है ना। अब ये प्राइमरी की कोई बोलता है हटा के दिखाओ, तो रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव प्राइमरी की। तो प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए कमांड होती है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की। इसमें कोई नाम वाम नहीं देना है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। फॉरेन की में क्यों दिया था नाम, कोई पूछ ले आपसे तो क्या जवाब दोगे, एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की होती है, आता था ना मल्टीपल, एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की होती हैं, इस वजह से नाम देना जरूरी होता है कि किसको हटाना है, इसीलिए हमने नाम को ढूंढा। लेकिन एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी को देखभाल के, इसलिए नाम देने की जरूरत नहीं है, बोल दिया प्राइमरी की, अपना आप ढूंढ के साफ मामला हट गया। अब इस टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, जस्ट चेकआउट, कुछ नहीं है, खत्म, हट गया ना। अब लगाना सीख लूँ, लगाना पड़ जाए कभी, ऐड प्राइमरी की, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर लिखोगे ऐड प्राइमरी की, लगानी किस पे है, फील्ड का नाम बता दो, डेमो ID, लग गया। अब चेक कर लो, आ गया। अब आपके हाथ में पूरे, कभी कोई डाटाबेस पे काम करो, प्राइमरी की फॉरेन की लग रही है, ये तो इजी है, फॉरेन की से ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें नाम ही नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम फॉरेन की का है ना,
डायरेक्ट किसी से पूछेंगे तो जवाब फॉरेन की का किसी के पास नहीं होगा, कोई इतनी डेप्थ में जाता ही नहीं हमारे को। अभी भी मैं एक बता दूंगा, बता नहीं पाओगे, सारा बताना पड़ जाएगा इसलिए, ठीक है। अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया सारा सिस्टम हमारा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और की आती है जिसका नाम है कंपोजिट की। क्या नाम है? कंपोजिट की। नाम जानते हो इसका? मतलब सुना है नाम कभी? कंपोजिट की कोई जानता है? छोटा मोटा आइडिया? नो आइडिया। बताने जा रहे हैं, उसका नाम है कंपोजिट की, दैट इज कंपोजिट की, ठीक है। तो आप में से किसी ने कुछ हिंट दिया नहीं मेरे को कंपोजिट की के बारे में क्या है, तो देखो कंपोजिट की। कंपोजिट की, उस की को, कंपोजिट की एक्चुअली कोई की नहीं है, इट्स अ प्राइमरी की अगेन, अलग से कोई की नहीं है, ये प्राइमरी की ही होती है। लेकिन ये कब कहलाती है कंपोजिट की? जब आप किसी प्राइमरी की को दो एट्रीब्यूट पे लगा दो। ठीक है, अब सवाल खड़ा होता है दो पे तो लगती ही नहीं है प्राइमरी की, एक पे लगाने के बाद दूसरे पे तो लगाने नहीं देता है। तरीका होता है लगाने का, हम जिस तरीके से लगा रहे थे वो तरीका गलत था। अगर आपको दो या दो से ज़्यादा कीज़ को प्राइमरी की बनाना है तो उसका तरीका होता है, ये बनाई जा सकती है। जैसे ही आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो तुरंत आपके टेबल पे कंपोजिट की लग जाएगी, तो उसको उस वक्त हम कंपोजिट की कहते हैं। अगर किसी एक सिंगल एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगा हुआ है तो नॉर्मल प्राइमरी की होता है, जब दो पे लगा होता है तो वो कंपोजिट की होता है। याद करो, टू नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, याद आया? दो एट्रीब्यूट पे भी तो लगता है प्राइमरी की, है ना। आज अगर आपने मन धन से पढ़ाई करी होती ना अच्छे से, तो आप मेरे को तुरंत उसी स्टेप में टोक देते, सर आपने तो पढ़ाया था दो पे लगता है। टोका किसी ने? नहीं टोका। याद आ रहा है कुछ? टोक सकते थे ना, टोका किसी ने? ये कहते हैं हम पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक डन आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उसमें इसको सिस्टम को डाल के देखते हैं। तो मैंने एक टेबल बना दिया, मान लीजिए कॉलेज। अब कॉलेज के अंदर मैंने कुछ एट्रीब्यूट बनाए, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी, टीचर की आईडी, स्टूडेंट का नाम, टीचर का नाम वगैरह वगैरह। अब मैंने डाला स्टूडेंट की आईडी S1 और टीचर की आईडी T1। स्टूडेंट का नाम राजेश और टीचर का नाम मनीष। समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद अब देखो इन दोनों पे क्या लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी की लगा हुआ है। तो प्राइमरी की में रिपीट वैल्यू जाती नहीं है, आपको पता ही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक एंट्री डालूंगा, आप मुझे बताना कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। मैंने डाला स्टूडेंट T1, स्टूडेंट हो गया पंकज, टीचर हो गया मनीष। बताइए जाएगी कि नहीं जाएगी? प्राइमरी की में रिपीट वैल्यू नहीं जाती, ध्यान रखना। क्यों? चली जाएगी। वो तो नॉन प्राइमरी है, स्टूडेंट आईडी और टी आईडी पे लग रहा है प्राइमरी की। तो फिर यहाँ टीचर आईडी रिपीट नहीं हो गया? ये तो नहीं हो रहा प्राइमरी, पर सर उसका पेयर तो नहीं मैच हुआ वो। यस, प्राइमरी की अब एक पे नहीं लगा हुआ है, दोनों पे लगा हुआ है, यानी दोनों का पेयर देखेगा वो। अगर दोनों का पेयर मैच खा रहा है तो उसको रिपीट माना जाएगा। अभी दोनों का पेयर कहाँ मैच खा रहा है? नहीं खा रहा है ना, अलाउड है। और ये होना भी चाहिए अलाउड। एक टीचर के दो स्टूडेंट नहीं पढ़ा सकता, फिर होना भी चाहिए अलाउड। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, 100% अलाउ होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक स्टूडेंट S1 है, वो दूसरे टीचर से भी तो पढ़ सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी सीक्वल कहीं और से पढ़ के आए हैं होंगे ना, फिर अलाउड है ना। एक स्टूडेंट दो टीचर से पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? जब सिस्टम में ऐसा पॉसिबल है तो यहाँ भी होना चाहिए ना पॉसिबल। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बना दिया इन्होंने। कब जब तुम्हें जरूरत हो ले लेना भाई। अब इसको भी लिख ही देते हैं, राजेश, टीचर का नाम सुमित। अब एंट्री करके आपको बना के दिखा देते हैं। तो ये हम वापस आते हैं यहाँ पर। अब एक टेबल हम यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले देख लो, कभी पता चले कॉलेज टेबल बना पड़ा है पहले से, तो कॉलेज टेबल हमें नहीं मिला। अब हम यहाँ बनाते हैं क्रिएट टेबल कॉलेज। स्टार्ट किया, क्लोज किया। पहला लिया स्टूडेंट आईडी और इसके ऊपर लगा दिया मैंने वैक 33। दूसरा लिया टीचर आईडी, इस पर भी लगाया वैक 33। स्टूडेंट का नाम और टीचर का नाम, बाकी जो भी हो अपना देख लेना। अब प्राइमरी की लगता कैसे? दो बार अगर प्राइमरी की यहाँ पर लगा दोगे तो वो लेगा ही नहीं, ये चीज़ तो सबको पता है।
यहाँ पे भी अगर मैं लगा दूंगा तो लेगा नहीं आपका। अभी हम रन करके एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं लिया ना, क्योंकि मल्टीपल का प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट गड़बड़ करता है। तो ऐसे केस में आपको प्राइमरी की लेने का जो तरीका है, लगाने का तरीका, वो बदलना होगा। तो ये हमने हटाया, ये भी हमने हटाया, तो इसका प्रोसेस लास्ट में यहाँ लगेगा। आप यहाँ लिखिए प्राइमरी की, किस पे लगा रहे हो, स्टूडेंट आईडी टीचर आईडी, ऐसे लगनी है। अभी लग गया। अब प्राइमरी की तो एक ही बार लगाया हमने, लेकिन लगा दिया दो की पे पेयर बना के, एंड नाउ इट इज वैलिड, ये वैलिड है, चल गया। अब एंट्री करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू कॉलेज, स्टूडेंट आईडी टीचर आईडी, स्टूडेंट का नाम टीचर का नाम, वैल्यूज, एक वैल्यू डालकर देखते हैं। स्टूडेंट की आईडी S1, टीचर की आईडी T1, जैसा बोला गया था राजेश और मनीष। रिकॉर्ड मैंने डाला, चला गया। अभी एंट्री चेक कर लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, रिकॉर्ड आपको दिख गया होगा। अभी मैं एक एंट्री और करके दिखाऊं, जैसे आपको बोला गया था। इस बार स्टूडेंट चेंज कर दिया मैंने, कर दिया चेंज, स्टूडेंट का नाम आ गया पंकज। ये ले लेगा रिकॉर्ड, पेयर रिपीट नहीं है, बोला था ना, ये ले गया। अब चेक कर लो आप, जैसा बोला था वैसे ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर अब S1 और T1 को दोबारा डालू, नहीं लेगा। S1 T1 का पेयर जा चुका है पहले ही, अभी मना कर देगा। लेकिन मैं S1 T2 कर दूं, ले लेगा। ऐसा कोई पेयर ही नहीं था, ऐसा कोई पेयर ही नहीं था हमारे पास। इट विल बी एक्सेप्टेड, ले गया, ले गया ना। अब यहाँ पे चेक कर लो आपका, तो कंपोजिट की भी आपकी डन हो जाती है। ठीक है, इनमें एक्सपर्टाइजेशन करने के लिए प्रैक्टिस करना है इसकी, जबरदस्त बना के, ऐसी एक्सपर्टाइजेशन हो जाएगी। अभी तक कितने सारे सवाल करे, कहीं पर हमारा गलत आंसर नहीं आया। प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो गया। हम जब पढ़ते थे कभी याद करने के पर्पज से पढ़े ही नहीं थे, करते गए, बच्चे को पढ़ाना होता था, करते गए प्रैक्टिस हो गया। कहाँ एरर आता है, प्रैक्टिस से होता है ऐसे, समझे। आप प्रैक्टिस करोगे आपको हो जाएगा। की का कॉन्सेप्ट खत्म। अब क्या बच गया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बच गई। अब वो क्या क्या है देख लो। एक बच गया हमारा नॉट नल, इसको भी करना है। एक बच गया आपका डिफॉल्ट, एक बच गया चेक, इसके बाद खत्म हो जाएगा। अब ये तीनों को मैं एक साथ समझाऊंगा, एक बार में समझना, फिर एक टेबल बना के समझा दूंगा। हम कंपोजिट की मेंशन नहीं करेंगे, जिसके में प्राइमरी, मैंने बोला था ना, कंपोजिट की इज नथिंग, इट इज एक्चुअली अ प्राइमरी की। बस मिल जाती है तो हम उसको कंपोजिट की बोल देते हैं। बट बोल देते हैं, बट ऐसे मेंशन नहीं होता, खाली कह देते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती सेम है, लेकिन किसी और चीज़ के साथ मिलने पर वो कुछ और बन जाती है। दो पे लगा दिया, जब दो पे लगता है तो उसका नाम बदल जाता है। अच्छा ये बताओ, हकीकत में ऑल्टरनेट की लिखा मैंने कहीं? होता तो है ना, लेकिन यूनिक की कोई तो बोलते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं पूछा क्वेश्चन, है ना। कैंडिडेट कहीं हम लिखते हैं कहीं, लेकिन होती तो है ना। इंटरव्यूअर कोई पूछेगा आपसे कैंडिडेट की बताओ, तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे होती ही नहीं है, होती तो है। कोई आपसे पूछेगा कंपोजिट की, होती तो है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअली बता दीजिए आप उन्हें, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, नॉट नल, चेक और डिफॉल्ट। इनको समझ लेते हैं एक ही बार में। नॉट नल का मतलब किसी एट्रीब्यूट पे अगर आपने नॉट नल लगा दिया तो वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ खाली, ठीक है। नॉट नल का मतलब किसी एट्रीब्यूट पे नॉट नल लगाया तो वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास डिफॉल्ट। आपने ये देखा होगा कि जब हम किसी एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू नहीं डालते तो हर एक की डिफॉल्ट वैल्यू पहले से ही सेट है। क्या है वो डिफॉल्ट वैल्यू? नल है कि नहीं है। लेकिन हम चाहें तो डिफॉल्ट वैल्यू को भी बदल सकते हैं। अगर हम किसी फील्ड में कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो उस फील्ड में जो हम चाहेंगे वो ऐसा डिफॉल्ट जाएगा, फिर बदल सकते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट कब काम आता है? व्हेन वी वांट टू चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगला क्या कॉन्सेप्ट है? चेक। इसको करने से पहले ऊपर के दो निपटा देते हैं, एक टेबल बनाते हैं, दोनों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं और फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए आप, मैं एक टेबल यहाँ पर बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने ले लिया गर्ल्स कॉलेज, गर्ल कॉलेज। कोई कारण होगा जब भी मैंने इसका नाम ये लिया, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पहुंचे हम। अब मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले कॉलेज की आईडी, तो इंटीजर में ले लिया इसको मैंने, ठीक है।
अगली बार लिखा मैंने कॉलेज का नाम, फिर लिखा मैंने कॉलेज में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका नाम, स्टूडेंट नेम। अब फिर लिखा जेंडर। अब एक बात बताओ, तुम खुद ध्यान से दो, कॉलेज कौन सा है? गर्ल्स कॉलेज है, तो जेंडर क्या होगा उसका? ऑब्वियसली मान लो कोई फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है या रिटर्न फॉर्म है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, कुछ भी है। अब मैं फॉर्म भर रहा हूँ, बच्चा आ गया, उसको फॉर्म नहीं भरना आता, हम पूछते ही तो हैं क्वेरी, समथिंग लाइक मेरे पास है, मैं ऐसे ही तो पूछता हूँ, हाँ जी क्या नाम है आपका, ऐसे तो पूछूंगा, जैसे मैंने पूछा क्या नाम है, जी खुशी नाम है, लिख दिया, कहाँ से आए हो, लिख दिया। अब मैंने ये पूछा जेंडर बताओ, थप्पड़ लगेगा। आ रहा कुछ समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम नहीं पूछेंगे, अरे डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, चेक। तो सिस्टम को भी तो ये बात बतानी है आपको, उससे पूछना थोड़ी ना है हमको, तो वहां पर ये काम आएगा। सो इस वजह से अब मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को बदल दूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा? डिफॉल्ट। और क्या लिख दूंगा डिफॉल्ट में? मेल। खत्म, निपट गया काम। अब चला के देख लो इसको। अच्छा नॉट नल वाला भी देख लो। नॉट नल मैंने जिसके साथ लगा दिया उसकी वैल्यू में नल नहीं जाएगा। फिर जैसे कॉलेज का नाम नॉट नल लगा दिया, अब इसमें नल नहीं जा सकता। स्टूडेंट का नाम नॉट नल लगा दो, मतलब कंपलसरी हो गया, डालना ही पड़ेगा। अब ये सारी वैल्यू हम चेक करते हैं। रन किया, टेबल बन गया। अब एंट्री करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू गर्ल्स कॉलेज। मेरी गलतियां स्पेलिंग मिस्टेक में होती हैं, ऐसा कुछ दिखे तो बता दीजिएगा, ठीक है। गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कभी स्पेलिंग पे ध्यान ही नहीं दिया, बस सारा समझते गए बस। गर्ल्स कॉलेज। अब देखो, हाँ मेरे को यहाँ बताना पड़ेगा वैल्यू किस किस में डाल रहा हूँ। तो मैंने लिखा कॉलेज आईडी, स्टूडेंट का नाम। कॉलेज का नाम डाल ही नहीं रहा हूँ, एरर आएगा देखना, ठीक है। और जेंडर भी नहीं डाल रहा, जेंडर भी नहीं डाल रहा है। आपके सामने चीज़ें डालते हुए देखते हैं। मैंने यहाँ पर कॉलेज की आईडी मेंशन करी 1, स्टूडेंट का नाम मेंशन करा रानी। अब जब हम कोड को रन करेंगे तो ये मेरे को प्रॉब्लम देगा कॉलेज नेम में, क्योंकि कॉलेज नेम में डिफॉल्ट नल एंटर करने की कोशिश करेगा और नल तो आपने मना कर रखा है उसको, ये एरर दे देगा। रन किया, एरर आ गया, वहाँ पढ़ो। कॉलेज नेम नहीं दिक्कत दिया, वहाँ पढ़ सकते हैं। कॉलेज नेम प्रॉब्लम दे रहा है, आगे प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, कॉलेज का नाम भाई दे ही देते हैं। अभी बात यहाँ पर आ रही थी, जैसे आपने पूछा था कि जो नाम हम यहाँ मेंशन करते हैं वो देने पड़ते हैं। हाँ जी देने पड़ते हैं। जिस ऑर्डर में आप यहाँ मेंशन करते हो उसी ऑर्डर में देने पड़ते हैं। मैंने पहले किसका नाम लिखा है, तो पहले कॉलेज आईडी पास होगी। दूसरा क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम पास होगा। अगर मैं यहाँ बीच में कॉलेज का नाम डाल दूंगा तो दूसरा पैरामीटर कॉलेज का नाम होगा। अगर मैं इस पैरामीटर को उठा के लास्ट में डाल दूंगा तो लास्ट वाला पैरामीटर कॉलेज का नाम माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में डालते हैं उसी ऑर्डर में जाता है डेटा। तो यहाँ पर हम कॉलेज का नाम हम डाल देते हैं। अब इन्होंने पूछा था कि कॉलेज का नाम नहीं डालेंगे तो अरे जो डाटा डाला है वो पास करो, नहीं तो दिक्कत आता है। आगे एरर, आपने कितने पैरामीटर बोले हैं, 3, दे कितना रहे हो, 2, कैसे ले लेगा वो, ठीक है। तो वही डालते हैं यहाँ पे कॉलेज का नाम SSD कॉलेज। डन हो गया। अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो सभी में वैल्यू जाएंगी, लेकिन जेंडर में हमने कुछ नहीं डाला। तो इस बार आप ये मत सोचना कि जेंडर में नल जाएगा। जेंडर में आपने डिफॉल्ट बदल रखा है, फीमेल जाएगा। चेक कर लो क्या आ गया। अब चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गर्ल्स कॉलेज। हो गया, तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब एक आखिरी बचता है आपका टॉपिक, फिर खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे नेम सी नेम है, वहाँ पे जेंडर लिखेंगे तो डालना पड़ेगा, जस्ट डिफॉल्ट ले लेंगे। कहाँ पे, गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे आप कह रहे हो कि अगर जेंडर डालते हैं तो डालना पड़ेगा, तो फिर डालना पड़ेगा। जो भी चीज़ यहाँ मेंशन कर दो फिर डालनी पड़ती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे डालोगे तो अब आप बदल भी सकते हो। वो डिफ़ॉल्ट ही तो था, अपनी तरफ से कुछ डालोगे तो वो तो है ही। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जब नहीं डालते, जब आप खुद ही डाल रहे हो तो कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर तो कुछ भी डाल सकते हैं। देखो कॉलेज ही गर्ल्स है, लेकिन जो चेयरमैन हेड होते हैं वो सब जेंट्स ही होते हैं। ऐसी जगह पर उनकी एंट्री हो जाती है। डन यहाँ तक। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है हमारे पास, चेक कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। किसी को पता है इसके बारे में, जैसे जैसे कोई भी हम लिख रहे हैं कि इसकी आईडी अगर कोई सैलरी है इससे 35,000 से ऊपर, चेक का मतलब होता है किसी भी एट्रीब्यूट पे वैलिडेशन लगाना। क्या लगाना, वैलिडेशन। वैलिडेशन लगाने से क्या होता है कि गलत एंट्री एंटर होने से पहले ही रोक दी जाती है।
आप एक्सेल में वैलिडेशन लगाते थे, गलत एंट्री होने से रोक देता था। ऐसे ही आप सीक्वल में भी गलत एंट्री होने से रोक सकते हो। मैं आपके सामने 2 सिनेरियो रखूँगा, जिसमें आप कहोगे मैं उसमें लगा के दिखाऊंगा। एक मैं लगाऊंगा, एक जो बच जाएगा वो तुम लगाना, चॉइस तुम्हारी है। सिनेरियो नंबर 1, मैं एक टेबल यहाँ बनाऊंगा जिसके अंदर एक एम्प्लॉय का टेबल होगा, उसमें हम एम्प्लॉय की सिटी एंटर करेंगे और मैं उस पर एक वैलिडेशन लगाऊंगा कि सिटी सिर्फ एंटर होगी गुड़गांव, दिल्ली या नोएडा। एक वैलिडेशन हो गया। इसके अलावा आप कोई अलग सिटी डालेंगे तो एंटर नहीं होगा डाटा। वैलिडेशन नंबर 2, हम उसको लगाएंगे उस एम्प्लॉय की एज पे। अगर वो एम्प्लॉय बालिग है तभी उससे जॉब के लिए हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वरना नहीं तो चाइल्ड लेबर लग जाएगा। जिसकी उम्र 18 या उससे बड़ी है उसी का डाटा एंटर होगा, बाकी का नहीं। अब ये 2 मैंने दे दिए आपको, कोई एक मेरे को बताओ कौन सी लगाओ? सिटी वाला, एज वाला कर लोगे अपने आप? चलो, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ एक टेबल बनाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कोई एम्प्लॉय टेबल बना तो नहीं है। कॉलेज हो गया, एम्प्लॉय तो दुनिया भर की बनी पड़ी है, एम्प्लॉय करके नहीं है कोई, ठीक है, बना लेते हैं। सिलेक्ट, सॉरी पहले चेक ही कर लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो नहीं है। अब हम बना लेते हैं टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, स्टार्ट किया, क्लोज किया, बंद किया, एंट्री मारी, एम्प्लॉय की आईडी ले ली, इंटीजर करके प्राइमरी की ले लिया हमने, एम्प्लॉय का नाम ले लिया, वैर करके अंदर साइज दे दिया। उसके बाद हमने एम्प्लॉय की सिटी ले ली, यहाँ पर साइज दे दिया, वैर कर 33, यहाँ मैंने लगा दिया चेक। अब यहाँ अपना लॉजिक लगा दूंगा, मैं यहाँ क्या लॉजिक लगाऊंगा? जो ई सिटी है वो होनी चाहिए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में से, जैसे कि वो या तो दिल्ली हो सकती है, या गुड़गांव हो सकती है, या फरीदाबाद हो सकती है, इसके अलावा नहीं। समझ गए? इन्हीं में से मानेगा वो, इसमें से चेक करेगा वो, ठीक है। अगला मैंने एज का बताया था, वो भी देख लो तुम। इंटीजर यहाँ मैं लिखूँगा फिर से चेक, ये चेक लगेगा एज के ऊपर, यहाँ लगाऊंगा एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। लग गया ना? समझ गए बात? तो दोनों लगे वैलिडेशन। अभी रन करते हैं, बन गया टेबल। अभी एंट्री करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सिटी, एम्प्लॉय की एज। मैंने रिकॉर्ड एंटर किया, एम्प्लॉय की आईडी मैंने 1 डाली, एम्प्लॉय का नाम मैंने राज डाला, एम्प्लॉय की सिटी मैंने मेरठ डाल दिया, मेरठ, और एज हमने 20 साल डाल दी, चलो 12 डाल दी। कहीं तो फंसेगा, तो पहले ये फंसेगा सिटी पे। देखो पहले कहाँ फंसा, देखो सिटी पे। नाम नहीं बता रहा सिटी का, लेकिन चेक कंस्टेंट्स वॉयलेट बता दिया उसने कि चेक का गड़बड़ है। अब इसको ठीक करते हैं, तो हम यहाँ इसकी सिटी को ठीक करेंगे। तो इसकी सिटी मैंने ले ली दिल्ली, अभी तो ठीक है। अब कहाँ फंसेगा? एज पे फंसेगा, फिर से वॉयलेशन आ गया। अरे अब ये वॉयलेशन का पता यहाँ से लग रहा है, चेक 1 मतलब पहला जो चेक कंस्टेंट होगा उस पर फंसा, चेक 2 मतलब अब दूसरे पे फंसा, यानी दूसरा वाला चेक। अब यहाँ एज पे फंसा हुआ है, अगर एज मैंने 18 कर दिया ले लेगा, क्योंकि इक्वल टू भी तो है, ये ले लिया। ऐसे होता है, गलत एंट्री नहीं होगी। किसी भी तरह का लगा सकते हो आप, जैसा आप चाहो, डिपेंड करता है आपको कितना लगाना आता है। तो यहाँ पर हमारे कंस्टेंट्स पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, कुछ बचा हुआ नहीं है ऐसा खास कि आपको नहीं। कोई डाउट है किसी का? नोट्स तो तुम्हें मिल रहे हैं, पढ़ने पे डिपेंड करो, बस पढ़ाई आनी चाहिए, जो समझा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, जो देखिए अभी हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में क्या करते हैं, हम अपने डाटा को अरेंज करना सीखते हैं, यानी किसी भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर, ये होता है इसका काम, ठीक है। तो मैं एक डाटाबेस यूज़ करता हूँ जिसका नाम है माई डाटाबेस। इसके अंदर एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है। दिख गई टेबल सबको? ये इसमें रिकॉर्ड भी आपको पूरे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना सारे के सारे। अब ये डाटा मैं अरेंज करना चाहता हूँ सैलरी के अकॉर्डिंग, भाई जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो रिकॉर्ड ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सैलरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सैलरी इन डिसेंडिंग मैनर हमें लगाना है इसको ऑर्डर में, ठीक है। कमांड कैसे चलेगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सैलरी
ऑर्डर बाय, ठीक है, ऐसे लिखो, वेयर छोड़ो, यहाँ सीधा लिखो ऑर्डर बाय ई सैलरी। दो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग करूँगा तो असेंडिंग के ऑर्डर में आएगा, छोटी से बड़ी की तरफ जाएगा, देखो हो गया। अच्छा डिसेंडिंग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ जाएगा। कोई सवाल यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा अगर आपको किसी कॉलम का नाम नहीं पता है, ठीक है, तो नंबर से कर सकते हो। ऑर्डर बाय 2 कर दिया मैंने, क्या कर दिया ऑर्डर बाय, तो दूसरे कॉलम के आधार पे हो गया। देखो कॉलम का नाम कई बार अजीब होता है, तो नंबर से भी हो जाता है। देखो 2 करा तो नाम के अकॉर्डिंग हो गया वो अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये देख रहे हो अंकित। और मैं यहाँ डिसेंडिंग करूँगा तो नाम के अकॉर्डिंग उल्टा चलेगा। देखो अभी ऑर्डर बाय में कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया? तो ये भाई ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट होता है। फिनिश, एक लाइन की क्वेरी है, इसमें क्या है टाइम ले हम, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? लिख रहे थे आप देखो ऑर्डर बाय 2 करते हैं ना, तो कॉलम के नाम से करते हैं। जैसे मैंने 2 लिखा तो दूसरा कॉलम कौन सा, नेम है, तो नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देगा। बाय डिफॉल्ट शॉर्टिंग होती है असेंडिंग, तो नाम के अकॉर्डिंग जब डाटा को शॉर्ट करेगा तो पहले उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम ए से शुरू होता है। देखो दो कॉलम नहीं, एक कॉलम के हिसाब से, 2 कॉलम के हिसाब से वही चलेगा जैसे एक्सेल में होता है, पहले एक होगा फिर उसके अंदर दूसरा शॉर्ट होगा। ऐसा कोई डाटा है भी तो नहीं। सिटी में करता हूँ, सिटी में नाम, ऑर्डर बाय सिटी नेम। अब देखो सिटी में नाम को चेक करना, सिटी आ रही है आगरा, आगरा के अंदर नाम देखो अंकित और सुमित आ रहा है, समझ में आ रहा है। दिल्ली में देखो 3 नाम है, दिल्ली में पुलकित रमेश है, देख लो ABCD में यही आता है UQRS। तो जवाब था हाँ, यही बोला था मैंने आपको। डन। और कोई सवाल किसी का? अच्छा और तो ये तो ख़त्म भाई, ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। अभी क्या रह गया आपका, लिमिट, ग्रुप और हैविंग। देख लो 3 टॉपिक हो रहे हैं आज के। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होता है? लिमिट होता है जब भी आपको रिकॉर्ड टॉप से सिलेक्ट करना हो। अगर टॉप से रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है तो हम इसे यूज़ करते हैं, यानी कि गेट रिकॉर्ड फ्रॉम टॉप, तब हम इसे यूज़ करते हैं। अब ये यूज़ कैसे होगा, किसी ने आपको बोल दिया कि टॉप 3 हाईएस्ट पेड सैलरी पर्सन, उनका डाटा निकालो। टॉप 3 हाईएस्ट पेड सैलरी पर्सन, यानी कि गेट टॉप 3 हाईएस्ट पेड सैलरी पर्सन। कैसे निकलेगा डाटा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और लिख दो ऑर्डर बाय ई सैलरी डिसेंडिंग। तो ये तो सारा ही दे देगा, हमें तो 3 चाहिए, ये तो सारा दे दिया। अब टॉप के 3 चाहिए हमें, लव लिमिट 3 हो गया, समझ आ गया? अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछ लो, तुम्हें निराश नहीं करूंगा, हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अभी तक आप देख भी रहे हैं, तुम पूछो। अरे असेंडिंग कर देंगे ना, ऑपरेटर यूज कर सकते हैं जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी करो, सब होता है। मैंने तो आपको लिमिट बताया। लिमिट का मतलब क्या होता है, ऊपर से डाटा निकाल के देता है। अब मैं इसको असेंडिंग कर दूंगा तो हल्के वाले आ जाएंगे, डिसेंडिंग कर दूंगा तो भारी वजन वाले डाटा आ जाएंगे। वो तो डिपेंड करता है ना। सर बीच के चाहिए होंगे तो बता तो सही कौन से चाहिए बीच के, तेरे को तो अपनी इच्छा तो बता, बीच का भी तो कोई डाटा होगा। रुक जाओ, बीच के चाहिए 5 वर्ष का चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ, ये मैं रन करता हूँ, ये रिकॉर्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। अब बताओ कौन सा नंबर चाहिए आपको, या फिर ना इसको एक ऑर्डर में देता हूँ, ऑर्डर लाइक एम्प्लॉय आईडी। यहाँ से ना आईडी से मेरे को पकड़ने में आसानी होगी। अब बताइए कौन कौन सी आईडी निकाल के लाऊं? 6, 7, 8 चाहिए होगा। 6, 7, 8 ठीक है। यानी इनके कहने का मतलब है ऊपर से 5 रिकॉर्ड छोड़ने हैं और उसके बाद अगले 3 रिकॉर्ड लाने, यही कहना चाहते हो आप? अरे बता ना। हाँ रैंडम नहीं ले सकते। यस सर। रैंडम तो वेयर क्लोज लगा के ले लेंगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू फलाना, रैंडम तो निकल ही जाएगा। द पॉइंट इज दैट इन्होंने कहा हाईएस्ट पेड सैलरी बंदे का डाटा चाहिए, लेकिन हमें हाईएस्ट पेड सैलरी में उन लोगों का चाहिए जिनकी हाईएस्ट पेड सैलरी 6ठी पोजीशन पे है, 7वीं पे, 8वीं पे है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स
ऊपर के 5 रिकॉर्ड छोड़ने हैं जो हाईएस्ट पेड बंदे हैं। इन्होंने कहा जिनकी हाईएस्ट सैलरी 6ठी पोजीशन पे है, 7वीं पोजीशन पे, 8वीं पोजीशन पे, वही रिकॉर्ड आना चाहिए। अब आप अपनी नज़र में इनकी आईडी याद रखो कौन कौन सी है। 1 to 8 आएगा रिकॉर्ड निकल के, ठीक है भाई, मैं यही निकाल के दिखाऊंगा आपको। आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, मैं 1 to 8 से नहीं उठाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको वही उठा के दूंगा जिनकी हाईएस्ट सैलरी 6ठी पोजीशन पे है, 7वीं पे, 8वीं पे, यही दूंगा मैं तुम्हें उत्तर। बदल लेना आप सैलरी को अपडेट करके, वही निकल के आएगा। देखिए इस क्वेरी को मैं कैसे फायर करूँगा, सेम क्वेरी चलाऊंगा हैं। मैं यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा उसको बोलते हैं लिमिट ऑफसेट, लिमिट देन ऑफसेट। अब कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है, लिमिट ऑफसेट देन रेंज। व्हाट डज इट मीन्स, लिमिट लिखा, ऑफसेट की पोजीशन ढूंढ ली मैंने, जैसे कि मैंने डाल दीजिए 5 लिख दिया। व्हाट डज इट मीन्स, 5 रिकॉर्ड छोड़ दिए, मतलब 5 लिखा तो अभी 5 आ गए, 5 लिखा तो 5 आ गए, आ गए 5। अब मैंने कहा अगले 3, व्हाट डज इट मीन्स, 5 छोड़ के अगले 3, कॉमा 3 लगाते ही क्या बन गया, 5 छोड़ के अगले 3, अरे निकल गया डेटा, लो वही रिकॉर्ड 1 2 8 खत्म। और पूछ लो मैं पूछूंगा भी बनेगा, अभी बहुत बनते हैं क्वेश्चन। चलिए डन हो गया यहाँ तक, खत्म। अब हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट रहता है दैट इज ग्रुपिंग और हैविंग, ठीक है। टॉप 50%, देखो इसमें जो परसेंट वाला तरीका है ना, यहाँ पे SQL सर्वर उसको सपोर्ट करता है, MySQL उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके लिए जुगाड़ लगाया जा सकता है। लॉन्ग सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट चल जाएगा। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कितनी रिकॉर्डिंग 11, इसका हाफ कर देते हैं, आगे 5 5.5। TSQL यूज होगा अब यहाँ पे, TSQL समझ लो कॉन्सेप्ट को। TSQL क्या कहता है, TSQL कहता है प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसका जो भी आंसर आपके पास निकल के आ रहा था उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे पास किया जाएगा। ये जो नंबर है आपका, ये 5 तो बन गया है, लेकिन ये 5 यहाँ पर कॉल करने के लिए मुझे वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा। लिमिट में वो डायरेक्ट यहाँ पे कॉल ही नहीं हो रहा है लाइक दिस, लेकिन फिर भी वेयर नहीं लगता है इसमें, लिमिट के बाद वेयर नहीं लगता, ठीक है। TSQL का कॉन्सेप्ट यूज होगा, TSQL का कॉन्सेप्ट यूज होगा। TSQL आता है, वो बहुत ऊपर हो जाएगा फिर, मतलब प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना जैसे जावा में, C लैंग्वेज में एक प्रोग्राम की तरह कोड बनेगा, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को सेट करेंगे, जो भी सेट करके वैल्यू आएगी फिर उसके अंदर ये स्टेटमेंट आपके सिलेक्ट होगी और ये जब चलेगी आपकी तब जाके डाटा आएगा। लेकिन मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट इसको निकाल पाया तो रुको, ये उठाया मैंने किसी तरीके से, अगर मैं लिमिट हटा दूँ, 1 मिनट, कॉपी यहाँ तक लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब अगर ये लिमिट की वैल्यू कॉपी पेस्ट, तो ये यहाँ पे गड़बड़ करता है, यहाँ तक आ गया। इसका उत्तर तो आपका बन गया 5, आ गया ना 5। बस ये मुझे यहाँ 5 बनाना है, लिमिट 5 करेंगे तो 5 आ जाएंगे, रिकॉर्ड आधे रिकॉर्ड आ जाएंगे मेरे पास। तो इसको बनाने के लिए वही कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा, तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में वही आ रहा है।
टी सीक्वल यूज़ होगा, बिना टी सीक्वल के फिर मुश्किल है, क्योंकि इसमें ना परसेंटेज वाला टॉपिक नहीं होता, जुगाड़ लगा के लगाना पड़ेगा। लेकिन आप सीक्वल सर्वर पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है, उसके अंदर टॉप परसेंटेज करके भी डाटा होता है, उसमें परसेंटेज में आप डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिमिट नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टॉप नाम का कीवर्ड। ठीक है, मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। हमारा उसका नाम है ग्रुप बाय, और इसके अंदर आता है फिर एक अगला हैविंग। हैविंग को बाद में ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या होता है कि डाटा को ग्रुप करके डाटा निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा ग्रुप देन फाइंड सॉल्यूशन, इंटेंट लिख दिया मोटा मोटा। ठीक है, इसमें डाटा को ग्रुप करते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेरी करके बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये टेबल है, इसमें बनते हैं जबरदस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। ये टेबल है, दिख रही है। अब किसी ने आपको बोल दिया एक काम करो, मुझे ये बताओ कि सिटी वाइज हाईएस्ट सैलरी कितना है, हर सिटी का हाईएस्ट सैलरी पैकेज क्या है, निकाल के दिखाओ। तो इस तरह के सवाल बनते हैं इसमें, देखो, यानी सिटी वाइज हाईएस्ट सैलरी पैकेज निकाल के दिखाना है आपको। अब भाई निकाले कैसे, देखो यहाँ देखिएगा सिटी एरिया। अगर मैं सोना की बात करूँ तो सोना में 2 हैं, और इसमें मिलती है 13.5 और यहाँ मिलती है 12, तो हाईएस्ट पैकेज क्या हो गया 13.5। तो ये निकल के आना चाहिए। सवाल समझ में आ गया सिटी वाइज। तो अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के तो 3 है, हाईएस्ट वाला आना चाहिए जो कि 53,000 है, मतलब कितना है 33,000 है, 34.5 होना चाहिए। अभी निकलता है कैसे, देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इतना तो लिख ही दोगे। इसके बाद है ना यहाँ लिख दो ग्रुप बाय। किसके अकॉर्डिंग करेंगे ग्रुप, सिटी के अकॉर्डिंग, सिटी को ग्रुप करेंगे हम उसमें। अभी मैं जब रन करूंगा डाटा को तो ये मुझे कुछ भी नहीं देगा, एरर देगा। अब सवाल पढ़ो तो एरर क्यों दे दिया। अब सुनो, जिस चीज को ग्रुप करते हो वही निकलता है। यहाँ पे स्टार का मतलब तो हो गया ऑल कॉलम्स, स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स। तो ऑल कॉलम्स, जिस चीज को ग्रुप करते हैं वही कॉलम निकाल सकते हो, उसके अलावा कोई और कॉलम निकाल नहीं सकते आप। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ये। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मैंने यहाँ पर कोई कॉलम लिख दिया जैसे कि नेम, आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। आया डाटा किसके अकॉर्डिंग ग्रुप किया है, सिटी निकलेगा। कितनी दा कर ले, आप देखो सिटी लिख के दिखाता हूँ, तुरंत आ जाएंगे सिटी आ जाएंगे सारे। ये चीज ध्यान रहेगी, जब भी किसी चीज को ग्रुप करते हैं, जिसको ग्रुप करते हैं वही रिकॉर्ड निकल के आता है, और कुछ नहीं आता। अब साथ में एग्रीगेट फंक्शन चला सकते हो आप इसमें। क्या चला सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, हाँ, इनको एग्रीगेट क्यों कहते हैं समझ लो। एग्रीगेशन फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन उन फंक्शंस को कहते हैं जो डेटा तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन बदले में एक वैल्यू देते हैं। जैसे हम डाटा तो बहुत सारा दिया, देंगे तो एक ही उत्तर। जैसे एवरेज बहुत सारा, एक दिया। मैक्सिमम बहुत सारा, एक दिया। काउंट बहुत सारा दिया, एक रिटर्न हुआ। समझ में आ गया। तो एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, डेटा तो बहुत सारा मिलता है लेकिन रिटर्न एक वैल्यू होती है, उसी चीज को बोलते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेट। तो यहाँ पर एक एग्रीगेट फंक्शन लगेगी। मेरे को क्या करनी थी, काउंटिंग, नहीं हाईएस्ट पैकेज, तो मैक्स से निकलता है, मैक्सिमम निकालता है ना हाईएस्ट पैकेज। फंक्शन होता है एक मैक्स नाम का, एक्सेल में पड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो कॉलम डाल देंगे जिसमें मैक्सिमम चेक करना है। ई सैलरी, सैलरी चेक करना है ना। अभी रन कर दो, ये आ गया। दिल्ली का 34.5 निकाला था, चेक कर लो, वही है ना। और सोना का 13.5 निकाला था, आ गया, बन गया सवाल। अब तो यहाँ से कितनी निकाल लो, कोई कहता है मिनिमम निकालना है जी, लोएस्ट पैकेज क्या है, लो जी लोएस्ट ले लो। कोई इसी में सवाल पूछते था हर सिटी में कितने कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। ओके जी, काउंट स्टार करो बस। सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कहाँ काम करते हैं, 3 है जिसमें। कहाँ काम करते हैं, कैसे निकालेंगे इस चीज को, जहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वो डाटा दो मेरे को निकाल के। इसको एक नाम दो कॉलम को। इसको मैंने नाम दे दिया क्या दे दूं, नंबर, अरे यार एन एम्प्लॉय मैंने नाम दे दिया कॉलम को, नाम दे दिया इसको हमने। इतना समझ में आ गया।
अब यहाँ ट्राई करते हैं, ऑर्डर बाय एन एम्प्लॉय, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर अभी तो लिया नहीं इसने, इसकी ब्रैकेट हटाते हैं, वहां से भी हटा दो। ले लिया। अब मैं इसको डिसेंडिंग कर दूंगा कि नहीं कर सकता हूं कि नहीं। अब जो भी सबसे ज्यादा बंदे का सैलरी एम्प्लॉय होंगे सबसे टॉप में होगा, अब टॉप का एक उठा लूंगा। इस तरीके से क्वेरी लगती है। आप देखो क्वेरी पास हो गई। आप जिस जगह पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वो डाटा आपके पास आ गया। ये इसीलिए सीखी है आपने, धीरे धीरे लगाते लगाते पहुंच गए। समझ में आया? कुछ भी निकाल सकते हो आप, जैसा आपका मन करे, एवरीथिंग यू कैन इजीली फाइंड आउट। अब मान लीजिए आपको हैविंग सिखाना, अभी ग्रुपिंग समझ में आ गया? डाटा ग्रुप करो, कुछ भी निकालो, ठीक है, कैसा भी रैंडम हो जाए। अब हैविंग देखो क्या होता है। हैविंग का मतलब होता है कंडीशन लगाना। जैसे वेयर लगाते हो, नॉर्मल क्वेरी में वेयर लगता है, लेकिन अगर आपने कोई डाटा ग्रुप करके निकाला हुआ है तो उसमें कंडीशन हैविंग से लगती है, वेयर से नहीं लगती। सो यानी कि यूज्ड इन केस ऑफ वेयर, लेकिन कब? व्हेन वी हैव ग्रुप बाय क्वेरी, जब हमारे पास ग्रुप बाय से कोई क्वेरी हो तो उस केस में कंडीशन चेक करने के लिए वेयर नहीं लगता है, क्या लगता है? हैविंग लगता है। अभी इसी सिनेरियो को लेकर चलते हैं। सिलेक्ट सिटी मैक्स ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, ये लिखा था ना मैंने, ऐसे आ गया। अब इसमें आपसे ये पूछा गया कि आपको हाईएस्ट पैकेज बताना है सिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन केवल और केवल दिल्ली का। तो कंडीशन क्या आ गई? दिल्ली की आ गई ना कंडीशन। और हमने कंडीशन कैसे सीखी थी? वेयर से लगती है। आप अगर यहाँ लिखोगे ना वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, एरर दे देगा, वेयर लगता ही नहीं है ग्रुप बाय में, एरर आ रहा है, देखो वहां पे। अब कंडीशन ग्रुप बाय में दी जाती है हैविंग लगा के। अब सेम क्वेरी हैविंग लिख दो, चल जाएगा, आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब कितनी प्रैक्टिस कर लो, मेन जो था बता दिया आपको। वेयर और हैविंग में डिफरेंस मुझे बता देना। ग्रुप बाय में चलता है, ग्रुप बाय का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब कितने मर्जी निकाल लो, कितनी कर लो प्रैक्टिस, उससे क्या पेट भरना है? पेट भर जाएगा कोई, कितनी कर लो, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म होता है। अब तो 3-4 टॉपिक बच रहे हैं आपके, ज्वाइनिंग, व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन, 4 कल आधे निपटा देंगे और फिर अगले वीक खत्म हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, मैं आपको डेटा दे दूंगा सारा, और उसमें कुछ 30-40 सवाल दे दूंगा, 25-30, उनको आराम से बैठ के करते रहना क्वेरीज को। सिक्वल में यही होते हैं प्रोजेक्ट, क्वेरी बनाना। मैं आपको एक डाटा दे दूंगा, असेसमेंट के रूप में कुछ क्वेरीज दे दूंगा, उनको ईमानदारी से अपने आप निकालना है ना, पढ़ते रहना, निकालते रहना, धीरे धीरे आपको अचीव होगा। आज 5 निकाल दी, खुशी मिलेगी, 5, वाह, 20% सिक्वल आ गया। फिर 10 निकलेंगी, 15 निकलेंगे। एक दिन आएगा कि जब 25 की 25 आपने सॉल्व करी होंगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है, समझ रहे हो। अब हम बार बार क्वेरी सॉल्व करते हैं, इसीलिए सॉल्व हो जाती है। अभी हम हाथों को ऐसे टाइट कर लें और कभी इसको सॉल्व ना करें, हम पे भी नहीं होंगी सॉल्व। ओके, तो क्लास खत्म करते हैं आज की।